बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हेयर इज़ मोहम्मद फैज़ान मलिक, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री की फ़र्स्ट ईयर की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। हम लोग चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, एक लिक्विड है और एक सॉलिड। हमने पहले लिक्विड को स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिन्हें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स भी कहते थे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ फीचर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फीचर्स और एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंड किया था। आज का हमारा टॉपिक है एवापोरेशन के हवाले से। एवापोरेशन क्या होती है? बुखारात बनने का अमल। बुखारात क्या होते हैं? यानी वेपर्स बनने का अमल। वेपर्स किस तरह से बनते हैं, वेपर्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। ठीक है। अब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो गैस बन जाता है। अब लिक्विड से गैस बनने का अमल, लिक्विड से वेपर्स बनने का अमल, लिक्विड से या माया से बुखारात बनने का अमल, ये एवापोरेशन कहलाता है। तो हमने एवापोरेशन के बारे में आज पढ़ना है कि एवापोरेशन क्या होती है, किस किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, कब एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, कब एवापोरेशन का रेट कम होता है, कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर एवापोरेशन हो सकती है, कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर एवापोरेशन रुक जाती है। ठीक है। उसके अलावा और जो माया है, लिक्विड्स, ज़ाहिर है बहुत तरह के लिक्विड्स हैं, कोई एक लिक्विड नहीं है इस कायनात के अंदर, बहुत सारे लिक्विड्स हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लिक्विड्स के अंदर रेट ऑफ एवापोरेशन किस तरह से होता है। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होती है? द स्पॉन्टेनियस मतलब फौरी तौर पर चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का इनटू इट्स वेपर्स, उसी के बुखारात के अंदर। यानी एक लिक्विड का उसी के बुखारात के अंदर फौरी तौर पर तब्दील हो जाना। एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कहाँ से? लिक्विड की सरफेस से। एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसको क्या कहते हैं आप लोग? एवापोरेशन। हम लोग कहते हैं कि एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना भी है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग सुन लें। ये फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक टब है। ठीक है। उस टब के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने एवापोरेट होना है, उन्होंने बुखारात के अंदर कन्वर्ट होना है। तो क्या वो टब के नीचे से निकलकर बुखारात एवापोरेट हो सकते हैं, वेपर्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या टब की साइडों से निकलकर वेपर्स बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। वो कहाँ से वेपर्स बनकर निकलेंगे? सरफेस के ऊपर से। ठीक है। पानी की जो सतह होगी, सरफेस होगी, वहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बुखारात बनकर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। ठीक है। तो एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है, ये स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस के ऊपर एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर के ऊपर, इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई है, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले सरफेस फिनोमेना। जैसे मैंने आपको कहा, एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करें। फर्स्ट कर लें, ये एक आपके पास टब है। टब के अंदर क्या है? ये सारा का सारा वाटर है, पानी है। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। ये हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि मॉलिक्यूल्स ने एवापोरेट होना है, बुखारात के अंदर कन्वर्ट होना है, तो क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे? यहाँ से कभी भी नहीं निकलेंगे, यहाँ से भी नहीं निकल पाएंगे, यहाँ से भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकलेंगे? हमेशा ऊपर की तरफ को उठेंगे, तो पानी की सतह पर आएंगे और यहाँ से वो क्या होते जाएंगे? एवापोरेट होकर बुखारात के अंदर कन्वर्ट होकर ऊपर को निकल जाएंगे और गैस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो एवापोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमेना होता है। जितनी ज़्यादा सरफेस आप दे दें उतनी ज़्यादा एवापोरेशन हो सकती है, जितनी कम सरफेस देंगे उतनी ही एवापोरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी बड़ी एक आला सी मिसाल है कि आप एक गिलास भर कर पानी रख दें और एक प्लेट के अंदर या थाली के अंदर पानी रख दें। ठीक है। कौन सा पानी जल्दी एवापोरेट हो जाएगा? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर देना है आप लोगों ने। जाहिर है जिसकी सरफेस ज़्यादा होगी उसी का पानी जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। एक और रोज़मर्रा की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोग जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को आप लोग
तय करके तार के ऊपर नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, फैला कर तार के ऊपर या दीवार के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको फैला देते हैं या टांग देते हैं। वो फैला कर आप लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और पानी जो है जल्दी से एवापोरेट हो जाए और आपके कपड़े खुश्क हो जाए, ऑब्वियस। इसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सबसे पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है, आपको हीट देना पड़ती है कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपके पास पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स ने एवापोरेट होना है। जाहिर है जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो एवापोरेट होंगे, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, हर एक की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो एवापोरेट हो जाएंगे। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। अब उनको एनर्जी चाहिए होगी तो वो सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी दी जाएगी इनको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन जो है हर टेम्परेचर पर होती रहती है, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो ज़्यादा एवापोरेशन, टेम्परेचर कम हो तो कम एवापोरेशन, लेकिन हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन होती रहेगी। तो एवापोरेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर्स। इसके बाद कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ऊपर को निकल जाएंगे, बाकी रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। अब उनको भी एनर्जी चाहिए होगी, उनकी वो एनर्जी क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इर्द गिर्द के माहौल से जब एनर्जी पानी या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग नहाते हैं, नहा के बाहर आते हैं तो पंखे के नीचे बैठते हैं, आपको ठंडी हवा फील होती है, वो बेसिकली एवापोरेशन हो रही होती है कि आपकी स्किन के ऊपर वाटर का ड्रॉप पड़े, उसके मॉलिक्यूल्स जब एवापोरेट होंगे हाई एनर्जी वाले तो पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन से क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब आपकी स्किन से एनर्जी निकल जाएगी तो आपको क्या ऑटोमेटिकली ठंडक फील होगी, ठीक है। तो एवापोरेशन जो है एक कूलिंग प्रोसेस है। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जो एवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी इन फैक्टर्स की वजह से एवापोरेशन का रेट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर कैसी है? अगर स्टिकी लिक्विड होगा एवापोरेशन कम होगी। स्टिकी लिक्विड का मतलब क्या होगा कि गाढ़ा लिक्विड, चिपकने वाला लिक्विड, ठीक है। चिपकने वाला लिक्विड वही होता है। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उनके एवापोरेशन का रेट जो है वो कम होता है, और जिन मॉलिक्यूल्स के या जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं उन वो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल देख लें, मिट्टी का तेल देख लें, ठीक है, सेपरेट देख लें, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, ये फौरी तौर पर रूम टेम्परेचर पर भी एवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि पानी देख लें, पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पानी इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेशन होती है उसके अंदर। उसी नंबर पे आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमने पढ़ा है कि एवापोरेशन का रेट ज़्यादा तब होता है जब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा तादाद में हों, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे तो ज़्यादा एवापोरेशन हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम कर देंगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती जाएगी और वो इतनी आसानी से एवापोरेट नहीं हो पाएंगे। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम हो जाएगा। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लिक्विड का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा जल्दी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एवापोरेट होंगे। सरफेस बड़ी हो जाएगी, बड़ी सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठ सकेंगे। अगर सरफेस छोटी होगी तो कम मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठ सकेंगे। बिल्कुल वही बात है कि ग्लास और एक थाली के अंदर पानी एक ही जैसा रख दें, ग्लास से देर से एवापोरेट होगा, थाली से जल्दी एवापोरेट होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर को उठ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आप लोगों ने जो भी हमने बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं सारी की सारी एज इट इज़ आप लोगों की बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।